गया। ओके तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था फ्योल दादा के प्रिंसिपल्स को पढ़ना। ये है हमारे फ्योल दादा, और इनके बारे में हमने जाना था इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है। माइनिंग इंजीनियरिंग में काम करते थे, कोल माइनिंग कंपनी में काम करते थे, कंपनी के एमडी बने, कंपनी डूबने वाली थी, कंपनी को टॉप पर पहुंचाया। बंदे की स्टोरी अपन को याद आ गई होगी। बंदे ने पहला प्रिंसिपल दिया था हमें डिवीजन ऑफ वर्क का, काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। एक वर्कर को एक टाइम पर एक वर्कर को जब काम दे रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटी देखकर उसको काम दो, और फिर बार बार उससे वही काम करवाओ ताकि वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाए। फिर मैंने बोला अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी व्यक्ति को अगर किसी काम को करने की पावर दे रहे हो, किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो उसको उस काम से रिलेटेड पावर्स भी दो। अथॉरिटी का मतलब था पावर्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब था ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। और हमें ये बोला गया हमें दोनों को ही बैलेंस करके चलना है, इक्वल होना चाहिए। अथॉरिटी ऑलवेज शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। कोई अगर कमिटमेंट हो रही है तो वो पूरी होनी चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए हर एक लेवल पर मैनेजमेंट के अंदर। ये स्पेसिफाइड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहलाती हैं क्या होना, रूल्स होना। फिर चौथा डिसिप्लिन होना। चौथा बताया था यूनिटी ऑफ कमांड। एक टाइम पर एक बंदे को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। एक बंदे को एक टाइम पे अगर मल्टीपल कमांड्स मिलेंगी तो बंदा वो हो जाएगा कंफ्यूज, जाम हो जाएगा, उसके पास चांसेस एक्सक्यूज देने का। तो हमें एक टाइम पर एक वर्कर को एक ही जगह से इंस्ट्रक्शंस देनी है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होना चाहिए, सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें, ये कहलाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन यूनिट मींस वन प्लान वन गोल। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट बाद में, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा पहले। अपना फायदा बाद में देखना है, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा पहले देखना है। अपने लिए नहीं काम करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। वर्कर्स को सैलरी बड़ी ध्यान से देनी है, बहुत अच्छी सैलरी देनी है, फेयरली पे करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड हो। मिनिमम वेज एक्ट को देख लो, अपनी खुद की कैपेबिलिटी देख लो, और कॉम्पिटिटर की सैलरी देख लो। इन बेस पर आपको किसी भी वर्कर का रेम्युनरेशन डिसाइड करना है। फिर बताया था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर डिसीजन लेने की पावर एक ही हाथ में है तो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। डिसीजन लेने की पावर डिवाइड कर दी जाती है, उसको डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और हमें बोला गया हमें ना तो पूरा कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन रखना है, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन रखना है। टॉप लेवल के पास जो पावर्स रहेंगी वो रहेंगी डिसीजन लेने की, उनको प्लान्स बनाने की, पॉलिसीज बनाने की, स्ट्रेटेजीज बनाने का काम ये टॉप लेवल के पास हो जाना चाहिए। और रूटीन नेचर का काम जो होना चाहिए वो डिवाइड हो जाना चाहिए वर्कर्स के बीच में। इससे हमें दोनों का फायदा मिल जाएगा। याद करो, कल मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक चेन में होना चाहिए। अथॉरिटी रिलेशनशिप जो होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी, उसके अंडर में कौन काम कर रहा है, उसके अंडर में कौन काम कर रहा है, इस चेन को हमें फॉलो करना है कम्युनिकेशन करने के लिए। ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इमरजेंसी की केस है तो आप क्या कर सकते हो, गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करके डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। लास्ट प्रिंसिपल कल पढ़ा नहीं, पढ़ा था ये नहीं पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। जी जी, स्लाइड नहीं मिलेंगी आपको, पीडीएफ मिलेगी इस स्लाइड्स की। हाँ, स्लाइड अलग चीज होती है, पीडीएफ अलग है। स्लाइड को कोई भी एडिट कर देगा, पीडीएफ को कोई एडिट नहीं कर पाएगा। पीडीएफ सही, तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए। हाँ, शॉर्ट नोट सही है, बिल्कुल। हाँ, ये ध्यान रखियो, प्लीज डोंट शेयर माई वर्क्स, माई हार्ड वर्क। नहीं, क्या बेचनी नहीं है ना हमें, काहे के लिए बेचे हम अपनी मेहनत को, इतनी मेहनत से की मेहनत। पीडीएफ, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर का काम मैं समझाता हूँ, रुको एक अलग से समझते हैं इस चीज को हम। बिल्कुल डाल सकते हैं, फ्री में। अब बनाएंगे ना, वेबसाइट बना रहे ना, ब्लॉग बना कहाँ है,
बनने में टाइम लगता है बेटा, समझो तुम बेटा, कैसी बात करते हो बेटा, टाइम लगता है ना, समझते हो ना। कभी कोई कार के शोरूम गया, कार के सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर का कुछ इस तरह से नक्शा होता है, सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। मान लीजिए ये एंट्री गेट है, यहाँ से सारी गाड़ियां एंटर होती हैं। हाँ, गाड़ियों का गेट है, शोरूम गाड़ियों को सर्विस सेंटर का गेट है, पूरे गोडाउन से थोड़ा सा छोटा रहता है, गाड़ियां घुसती हैं। फिर यहाँ पे देखा होगा बेस बने रहते हैं, बेस समझते हो, गाड़ी यहाँ पे एक पार्क हो जाएगी, थोड़ी नीचे वहां पे मशीन लगी होती है, मशीन ऊपर उठा देती है गाड़ी को, ऐसे करते करते लेस बने रहते हैं, बेस बेस। क्या हो गया, क्या, स्कूटी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कार के लिए। ऐसे एक साथ पूरे शोरूम में अलग अलग बेस बना दिए जाते हैं, पूरे शोरूम में अलग अलग बेस बने होते हैं। हम्म, ठीक है। इधर भी इस साइड भी होगा ऐसे ही, बीच से रास्ता होगा, दोनों तरफ गाड़ियां लगी रहती हैं, और यहाँ पे मैकेनिक वगैरह लगे रहते हैं उसको सही करने के लिए। क्या, क्या, अब मैं बता रहा हूँ ना, रुक तो जाओ। यहीं से पीछे जुड़ा होता है उनका, क्या, यहाँ पे उनका रहता है एक पूरा स्टोर, जो कनेक्ट रहता है किससे, सही नहीं बना, पार्ट से। यहाँ पे इनका एक ऑफिस रहेगा पूरा, हाँ, यहाँ पे काउंटर बना देते हैं, और यहाँ से पूरा स्टॉक रखने का सामान होता है, जहाँ पे पूरे स्पेयर पार्ट्स रखे होते हैं, सर्विसिंग का सारे सामान जो भी होते हैं वहां पे होते हैं। अच्छा, और स्पेयर पार्ट्स मतलब उनके जो पार्ट्स डलते हैं गाड़ियों के अंदर, यहाँ पे होता है इनका टूल रूम, यहीं पे इनका एक गेट होगा लगा हुआ, यहाँ पे सारे टूल्स रखे हुए, यहाँ पे सारे के सारे टूल्स रखे होते हैं। अब सोचो, यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, सब लोग मैकेनिक लोग लगे हुए हैं कारें ठीक करने के लिए, हर जगह पे चार चार पांच पांच लोग, थोड़ी बहुत मशीनें तो यहाँ पे होंगी, लेकिन मान लो कोई पुर्जा चाहिए, कोई एक टूल चाहिए जो किसी गाड़ी को ठीक करने के लिए जरूरी है, अब वो टूल रूम यहाँ पर है। अब टूल रूम में कबाड़ा डाला हो, जैसे हमारे घर का डाला है, सारे कपड़े एक अलमारी में ठूस के पड़े हुए हैं, वैसे टूल रूम में सारे टूल इकट्ठे पड़े हुए हैं, अब वो ढूंढ रहे हैं एक एक करके, क्या होगा, सुबह से शाम इतने सारे टूल्स में वो बंदा टूल कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा, वो बंदा कभी भी टूल्स नहीं ढूंढ पाएगा, उसे लगेगा बहुत सारा टाइम। अच्छा, अब मान लो किसी गाड़ी में एक नया पेंच है, वो डलना है, कोई चीज डलनी है, अब वो कहाँ पे मिलेगी, वो स्पेयर पार्ट्स के रूम में, इस रूम में मिलेगा। अब इस रूम का नक्शा कुछ ऐसा होता है, इस रूम का नक्शा कुछ कैसा होता है, ऐसा, अरे भावुक कुछ नहीं होता है कभी कभी, भावुक नहीं होने का, हाँ, टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं। मान लीजिए ये काउंटर है, अच्छा, अब यहाँ पर जहां पर काउंटर होता है उस जगह को छोड़ दो, अब वहां पे क्या बनाई जाती है, लाइंस बनाई जाती है सामान रखने के लिए, मतलब इधर अलमीरा लगी होगी, इधर अलमीरास लगी होंगी, बड़ी बड़ी काउंटर्स वगैरह लगे होंगे कंटेनर टाइप के, और इधर लगे होंगे, और बीच में होगा रास्ता, जैसे आप बिग बाजार सुपरमार्केट में जाओ, इस तरफ सामान लगा रहता है, इस तरफ बीच में अपना रास्ता रहता है जाने के लिए। अब ऐसी फिर लाइन खींची होगी दोनों तरफ, ऐसे अलग अलग जगह पर सामान रखने के वो बने होंगे, कोई भी जाए और वहां पे सामान उठा के आ सकता है। अच्छा, ये हो गया एक लाइन, मान लीजिए ए रो हो गई, ये बी रो हो गई, ये सी रो हो गई, और फिर उसके अंदर भी ये वन लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ये वन लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, वन लाइन हो गई, सेकंड लाइन हो गई। अब इसमें भी नंबर डला हुआ है, डब्बे लगे होंगे ना, उसमें भी नंबर लगा होगा, ए बी सी कुछ ऐसे नंबर कोडिंग कर देते हैं कुछ भी। अब इन इस डब्बे में कौन सा सामान रखा है, वो यहाँ पे एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सारा स्टॉक एंटर करते हैं, तो ये भी डाल देते हैं किस डब्बे में वो सामान रखा हुआ है। तो मान लीजिए कोई टूल चाहिए, जिसका जिसको हमने इस पे कंप्यूटर पे एंटर किया, वो कंप्यूटर बता देगा वो टूल कहां पर है, ए पॉइंट वन पॉइंट ई में, समझ में आया, ए रो की फर्स्ट लाइन के ई वाले कॉलम में वो सामान पड़ा हुआ है। आप सोचो गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कितने सारे पार्ट्स ना होते होंगे गाड़ियों के, हजारों पार्ट्स,
जैसे अपने गाड़ी की वो स्कैन लेने गए थे तो हाँ सर ने पहले कंप्यूटर में हाँ गाड़ी खोली, हाँ उसका सारे पार्ट्स निकाले, फिर नीचे हेड वाले में स्कैन को टच किया, हाँ फिर सर उसमें आ गया था कहाँ रखा, बिल्कुल, तो वहां से लेकर आ गए। तो अगर ऐसा ना कोडिंग करें, ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से सामान को अरेंज ना करें, तो क्या होगा? टाइम दिन भर ढूंढते रहेंगे। अब गाड़ियां को स्पेयर पार्ट्स ढूंढने लगे, इतने छोटे छोटे से पेंच होते हैं, अब वो ढूंढने बैठे था तो सुबह से शाम को पता लगे मिलाते ही बैठे हैं। वो मिला रहे हैं, ये मिल भी नहीं रहा है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हर काम को, हर सामान को रखने की एक फर्स्ट फिक्स पर्टिकुलर जगह होती है, और वहीं पे वो सामान रखा जाता है। अगर कोई बंदा नहीं भी है जो व्यक्ति वहां पे काम करता है, तो किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता है वो सामान कहाँ पे मिलेगा। घर में होता है ना, मम्मी से पूछ लो, मम्मी शक्कर कहाँ रखी है, मम्मी घर में फोन पे भी बता देंगे शक्कर का डब्बा वो वाला डब्बा है। अब मम्मी बाहर चली जाती, मम्मी दाल कहाँ पे रखी, मम्मी बता देंगी उस वाले डब्बे में दाल रखी। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो चीज वहीं पे मिलनी है और वहीं पे वो सामान रखा जाता है। हम लोग हमारी कॉपी अलग पड़ी है, पेन अलग पड़े हैं, सामान अलग पड़ा है, कहीं भी कहीं सामान डाला रहता है। सुबह फिर स्कूल जब तैयार होते हैं, फिर पढ़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं सारी चीजें। मम्मी मेरा ये नहीं मिल रहा, मम्मी वो नहीं मिल रहा। अगर ये चीज पहले ही फिक्स कर दी जाए तो हमारी बुक्स सारी इधर रहेंगी, हमारी सारी कॉपीज यहाँ पे रहेंगी, हमारे पेन यहाँ पे रहेंगे, हमारे कपड़े यहाँ पर रहेंगे, हमारे अदर टूल्स जो रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। सारी चीजें फिक्स करने का स्थान पहले से फिक्स कर लो, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और अगर आप घर पे नहीं हो और आपको कोई चीज की जरूरत है, आप किसी को फोन पे समझा रहे हो, तो उसको आराम से फोन पे बता भी सकते हो, उधर चले जाओ, वहां पे तुमको सामान मिल जाएगा। बात समझ में आई? यही पे इस प्रिंसिपल में बोला फ्योल ने, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर सामान को रखने के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर सामान को रखने के लिए एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। अगर बिग बाजार वाले, ये जितने भी सुपरमार्केट वाले होते हैं, अगर ये सिस्टमेटिक तरीके से सामान प्लेस ना करें, उनका हालत क्या होगा स्टोर का? जैसे किराना वाले डाले रहते हैं सारा सामान, अगर ये लोग भी वैसे किराना वालों की तरह सारा सामान भर के रख दें पूरे गोडाउन के अंदर, फिर लोग कैसे ढूंढ पाएंगे इनके सामान को? तो कुछ बाजार ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा भी करना पहला, यानी बिग बाजार जैसे रहते हैं, वहाँ हाँ पे फिक्स नहीं रहता जगह, यानी घूम कर मिले। नहीं, तुम्हें लगता हो उन लोगों को पता रहता है, अपन लोगों के लिए रहता कि घूमते जा रहे हैं वहां से सामान उठा दो, लेकिन उन लोगों की वो जगह फिक्स होती है, वो लोग डेली अपना सामान वहीं पे रखते हैं। जैसे तुम बड़े से मॉल में जाना, किसी सुपरमार्केट में, तुम लगेगा सारा सामान कहीं पे भी रखा हुआ है। अब उनके किसी एम्प्लॉय से पूछना, सर ये सामान कहाँ पे मिलेगा, ये चीज कहाँ पे मिलेगी, तो सीधे बता देगा वहां पे चले जाओ, वहां पे मिलेगा ये सामान। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो सामान वो डेली वहीं पे प्लेस करते हैं, उनकी जगह फिक्स हो गई है कि उन्हें वो सामान वहीं पे रखना है। तो हर सामान को रखने का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, हर सामान को रखने की एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। और इस तरह से टूल्स अरेंज किए जाते हैं। टूल रूम जो होता है कुछ इस तरह का होता है, हमने खुद देखा है ऐसे जाके फैक्ट्री के अंदर, सर्विस सेंटर्स के अंदर जाकर ऐसे उन्होंने टूल्स अरेंज किए होते हैं। जिसको जैसा टूल चाहिए अंदर जाएगा, उसको पता है टूल्स कहाँ पे, कौन सा टूल कहाँ पे मिलता है, वहां से उठा कर ले आएगा, वहां पे फिर वैसे के वैसे ही रख दिया जाएगा। समझ में? तो ये हो गया, हर सामान को रखने की एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए ताकि सामान ढूंढने में आपको टाइम ना लगे। दूसरी चीज, हर एम्प्लॉय को भी बिठाने की एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन छोटी नहीं होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन 5-5, 10-10 किलोमीटर के एरिया में फैली रहती है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट पता लगे एक एक वेयर हाउस से भी बड़ा है, वहां पे ढूंढते रहो, 4-4 फ्लोर पे एक एक डिपार्टमेंट फैला हुआ है। अब ऐसे में किसी इंसान को ढूंढना है, अगर हर इंसान की जगह ही चेंज हो रही है डेली बैठने की, तो आप तो ढूंढते रहोगे उसको, ढूंढते रह जाओगे, चूरन आता था पहले, वैसे ढूंढते ही रह जाओगे, बंदे को मिलेगा ही नहीं वो बंदा। अब पता लगे आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन मैनेजर को ढूंढना है, जगह फिक्स है नहीं है कुछ बैठाने की, कहीं पे भी बैठ जाता होगा। तो अब आज प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन छान मारे भाई, सब पूरे वर्कर लगे हुए थे सुबह से लेकर शाम तक ढूंढने के लिए, और प्रोडक्शन मैनेजर बाहर जाके भुक्कियां पी रहा था। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन अगर एक कैबिन फिक्स कर दिया जाओ, अपन मूवीज में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, हर बंदे का कैबिन फिक्स रहता है, वो आता वहीं पे अपनी कैबिन में बैठता है। तो ये होता है उसकी प्लेस फिक्स कर दो कि बंदा कहाँ पे मिलेगा। हर इंसान की एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए बैठने की, जहां पर वो डेली बैठेगा। तो ये चाहे इंसान हो चाहे सामान हो, इंसान या सामान हर व्यक्ति की एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए, हर सामान की एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए, यहाँ पे वो चीज हमेशा रहे। आगे समझ में? यही बोला गया। ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देना नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ऑर्डर मीन्स नॉट गिविंग इंस्ट्रक्शंस या कमांड, वो तो कमांड के अंदर था। ऑर्डर देना मतलब वो कमांड प्रिंसिपल था। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर है हर चीज ऑर्डरली तरीके से अरेंज होनी चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो मटेरियल हो, फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन।
हर चीज के लिए और हर किसी के लिए एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो फायदा क्या मिलेगा? सिस्टमेटिक, टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम एनर्जी एफर्ट्स तीनों ही बचेंगे हमारे, ना टाइम लगेगा, ना मेहनत लगेगी, ना हमारे एफर्ट्स लगेंगे, और हमारा काम फास्ट। सबके रूटीन में आ जाता है एक बार कि ये चीजें यहाँ पे रखी रहती हैं, ये चीजें यहाँ पे रखी रहती हैं, तो वो आंखें बंद करके भी उठा के दे सकता है। और अगर नहीं करेंगे फॉलो तो पता है डिले, ढूंढते रह जाओगे, सामान और इंसान दोनों ही ढूंढते रह जाओगे, और अपने एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी, मनी चारों वेस्ट होंगे। क्लियर हो गया? According to this principle, there must be a fixed place in an organization for everything used or cabin for every employee. क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी देखो, ये पता कौन है? टिंग टिंग टिंग, क्या है? ये ओमान की फ्यूचर की, हाँ ये समझ लीजिए, ये है मिस राम प्यारी, ठीक है? तो ये हम इनका नाम है मिस्टर राम प्यारे। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में काम करते हैं। ये इनके ऊपर प्रोडक्शन मैनेजर है, ये है राम भरोसे, ठीक है? ये है राम भरोसे, राम प्यारी और राम भरोसे, ठीक है? ये दोनों सुपरवाइजर हैं, और ये है प्रोडक्शन मैनेजर। ये सुपरवाइजर है पिछले 5 सालों से, और ये है सुपरवाइजर पिछले 3 सालों से। लेकिन राम प्यारे की आदत है चुगलियां करने की, बैक बीटिंग करने की, पीछे व्यवहार बनाने की। इसने राम भरोसे से बढ़िया व्यवहार बना रखा, और राम भरोसे के ऊपर जो जनरल मैनेजर है ना, उससे भी इसकी थोड़ी बहुत व्यवहार है, उससे भी व्यवहार बना रखा है इसने, जनरल मैनेजर से। और राम प्यारी बेचारी काम में प्यारी है, वो अपना काम बड़े ईमानदारी से करती है, डेडिकेशन से करती है, और काम में बहुत एक्सपर्ट है। अब राम भरोसे जो थे वो सच में राम जी के प्यारे हो गए, अब वो भगवान को प्यारे हो गए, अब उनकी जगह हो गई खाली। अब बात चलने लगी ऑर्गेनाइजेशन में कि इनकी जगह किसको दिलवाई जाए। ये दोनों काफी सालों से काम कर रहे थे, दोनों का नाम नॉमिनेट हुआ, राम प्यारी और राम प्यारे। इनमें से किसको प्रोडक्शन मैनेजर की जगह दी जाए, क्योंकि इनको भी सारा काम आ चुका था, ये भी काफी साल से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे उसी के अंडर में। तो बात ये हुई कि जनरल मैनेजर ने देखा ये राम प्यारी, हो सकता है ये भी कुछ साल में किसी और को प्यारी हो जाए और ये शादी करके चली जाए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक लड़की है, ये कब तक काम करेंगी, आगे इनको प्रॉब्लम्स होंगी। तो उन्होंने जो प्रमोशन दिया वो दिया राम प्यारे को। राम प्यारी को प्रमोशन नहीं मिला, सिर्फ इस बेस पर कि वो क्या है, एक लड़की है। अब सोचो ये बात अगर राम प्यारी को पता चलेगी तो वो क्या, उसके दिल पर क्या गुजरेगी? दिल छलनी हो जाएगा उसका, रोने रोते वो घर पे जाएगी और बोलेगी बाहर में गई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं करना। इतने साल की ईमानदारी का यही सिला दिया, अच्छा सिला दिया तूने मेरी वफा का, काम का, ऐसे कुछ गाने उसके मन में बजेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चली जाएगी। अच्छा, राम प्यारी की इस बात को अगर ऑर्गेनाइजेशन में पता चला तो जो और राम प्यारियां काम कर रही होंगी, जो और लड़कियां काम कर रही होंगी, उसका मोरल, उनके मोरल लेवल पर कैसा पड़ेगा कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है, सिर्फ लड़की होने की वजह से उसको प्रमोशन नहीं मिला, सिर्फ इस वजह से, तो बाकी लोगों का मोरल लेवल भी डाउन हो जाएगा, उनका भी काम में मन नहीं लगेगा। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि ये काला है ये गोरा है, नहीं ये देखने में अच्छा लगता है ये खराब लगता है, तो अच्छे वाले का प्रमोशन, हमेशा ऐसा होता है। जो देखने में अच्छा लगता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है, जो देखने में चंपू टाइप का लगता है उसे प्रमोशन नहीं दिया जाता। होता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, लुक्स प्रेफरेंस की जाती है। वहां पे अगर दो लड़कियां हैं
और मैनेजर ठरकी टाइप का है, उन 2 लड़कियों में जो अच्छी लगती होगी उसको प्रमोट कर देगा और दूसरे को बिठा के रखेगा। तो भाई साहब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखे हैं तभी बता रहे हैं। तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रिंसिपल को फ्योल ने बोला, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। हमने खुद एक्सपीरियंस किया भाई साहब कई जगह पर। ये लड़का है, अरे इससे क्या काम बने, लड़की है ये, चलो देखने में भी ठीक ठाक लग रही है, ईमानदारी से काम भी करेगी। लड़का है वो टम्पू टाइप लग रहा है, लड़की अच्छी लग रही है, लड़की को प्रमोशन दे दिया, उसको जॉब मिल गई, लड़का बैठा हुआ। और कई जगह पर लड़की को जॉब नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये पता नहीं कितने साल तक रहेगी काम करने के लिए, इससे अच्छा लड़की को प्रमोशन दे। कई बार ऐसा हुआ। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है इसकी कोई साजिश हो इसकी जगह लेने के लिए। फिलहाल यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ भी कभी ऐसा हो जाए कि हमें पता चले कि हमें सिर्फ कास्ट, जेंडर, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, कलर, इस बेस पर हमारे साथ भेदभाव हुआ है, तो सामने वाले को पकड़ के मारने का मन करता है, फिर दया को बुलाया जाए। तो यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हमें फ्योल भाई साहब यही बोलते हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करना है, कभी भी इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सोचना सही है, लेकिन आज की डेट में जमाना बदल चुका है। वी आर ऑल इक्वल इन द, हम सब इक्वल है। इक्विटी refers to kind, fair and just treatment to the employees. According to this principle, there should be equity for all the employees. सभी employees के साथ क्या होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। सभी employees के साथ इक्विटी होनी चाहिए। समझ में आ गया? अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, इस प्रिंसिपल को अगर फॉलो किया जाएगा तो क्या होगा बताओ। बंदों का काम में मन लगा रहेगा, सबका सेटिस्फेक्शन रहेगा, एम्प्लॉय छोड़कर नहीं जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये सारे क्या, हाँ, एम्प्लॉयज मोटिवेट रहेंगे काम करने के लिए। और अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो एक तो मन में सेटिस्फेक्शन गया, लोग छोड़कर जाने लगे एम्प्लॉयज को, उनका मोरल लेवल जो होगा वो भी डाउन हो जाएगा। कल ही तो बताया था टर्नओवर तो सो रही थी कल। टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं नए और कितने पुराने एम्प्लॉयज छोड़कर जा रहे हैं, उनका एक रेशियो निकाला जाता है, आए कितने हैं और गए कितने हैं। कल नहीं परसों बताया होगा लास्ट किसी ने। अगर ये एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है तो खराब माना जाता है। तो आपने अपने अपना ही ऑर्गेनाइजेशन देख लो, नए नए लोग आते हैं, पुराने पुराने लोग छोड़कर चले जाते हैं, तो ये सबसे खराब माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो छोड़कर जा रहे हैं इसलिए तो नए लोग आ रहे हैं, और पुराने लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, हाँ। 12th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। मेरे को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और क्या चाहिए। गाड़ी भी आएगी, बंगला भी आएगा, ऑडी भी आएगी। हाँ। तुम्हारे पास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा सुनो, यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, टेन्योर ऑफ पर्सनल की। अच्छा, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं सब तुम लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिलवा दूं 12th के बाद, और तुम लोगों को सही बात है, कंडक्टरी में सुनो, यहाँ पर अगर किसी को, सबको, उन लोगों को, सबको, किसी को जॉब दिलवा दूं सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां पे इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हारी जॉब पक्की है। वहां पे सिर्फ ये है कभी भी निकाला जा सकता है, अगर चल रहा तो चल रहा, कभी भी निकाला जा सकता है। तो तुम लोग क्या सोचोगे, हमेशा ही एक बेटर ऑप्शन दिमाग में रखोगे, काश मौका मिले तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहूंगा जहाँ पे जॉब
सिक्योरिटी हो। कोई व्यक्ति छोटे से जगह पे अगर काम कर रहा होता है, वो हमेशा एक बड़ी जगह पर पहुंचने की कोशिश करता रहता है। यहां से मेरे को जैसे ही मौका मिलेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, मैं ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के वहां पे चला जाऊं, क्योंकि उसको पता है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी वहां से निकाला जाता है, वो कभी भी निकाला जा सकता है। तो और किसी दिन निकाल दिए तो हम कहाँ जाएंगे, हमें तो अपने पास सेफ साइड लेके चलनी पड़ेगी ना। तो एम्प्लॉयज हमेशा एक बेटर ऑप्शन की तलाश में रहते हैं, एम्प्लॉयज हमेशा एक बेटर ऑप्शन की तलाश में रहते हैं, जहां पर उन्हें देखते हैं वो कि कहां पे उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, कहां पे उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही। तो पहली बात तो फ्योल बोलता है ऐसी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होनी ना, एम्प्लॉयज की जॉब कन्फिग्रेशन कर दो। कन्फिग्रेशन का मतलब होता है उनकी जॉब पक्की कर दो। हर एम्प्लॉय की जॉब को गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे गवर्नमेंट जॉब पक्की कर देती है, ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। हर प्राइवेट कंपनी जो बड़ी कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को परमानेंट कर देती है कुछ सालों में, 2-3 सालों में। अरे होता है, उनके ऊपर भी एक्शन लिए जाता है, उनको भी निकाला जाता है, लेकिन परमानेंट होने का मतलब है कि अब आपकी जॉब नहीं जाएगी। अब आपकी काफी कंडीशंस हैं, उस इतनी सारी कंडीशन रूल्स के बाद ही आपकी जॉब जा सकती है, नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी, आपको कभी भी काम से नहीं निकाला जाएगा। और उसको उसके बाद आपको प्रोविडेंट फंड, प्रोविजिट, जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं एक सरकारी कर्मचारी की तरह, वैसे आपको भी सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय छोड़कर जाते हैं, वो परमानेंटली वही काम करते रहते हैं। तो उनके मन में क्या जाता है, सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि अब ये जॉब पक्की हो चुकी है, वो हमें जिंदगी भर यहाँ पे आराम से काम कर सकते हो, हम भी ग्रो करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेंगे। और ज्यादा सैलरी वाला तो जा सकते हैं, लेकिन इसलिए तो बोला गया, पिछला प्रिंसिपल याद है, रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन, वो भी तो अप्लाई करना है हमें, कि सैलरी भी तो हम उनको बेटर दे रहे हैं। और आगे डायरेक्टिंग चैप्टर तक देखोगे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। तो इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा और क्या होता है कि एम्प्लॉयज को अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह बार बार फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर करोगे तो मतलब मैंने आज तुम्हें यहाँ पे बिठाया, कल के दिन बोलूं नहीं बेटा आज यहाँ पे क्लास नहीं लगनी है, क्लास आज दूसरे कमरे में लगनी है, फिर मैं बोलूं नहीं बेटा वहां पे क्लास नहीं लगनी है, आज मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा हूँ, वहां पे क्लास लगनी है, फिर वहां पे 2-3 दिन क्लास लगूंगा, वहां के बाद बोलूं नहीं बेटा अब ये इधर आ जाना। हाँ, एक महीने में मैं 5 जगह चेंज कर दूं, तुम लोगों को कैसा फील आएगा, गुस्सा है कि भाड़ में जान दो, इससे अच्छा जाएंगे नहीं, इरिटेशन होगा। वैसे इंप्लॉयज के साथ भी होता है, आज तुम यहाँ पे चले जाओ, आज तुम वहां पे चले जाओ, आज तुम ये काम कर दो, कल तुम वो काम कर दो, कोई स्टेबिलिटी नहीं है काम में। तो एम्प्लॉयज के मन में यही निकलता है, आई क्विट, आई क्विट, आई क्विट, मैं भी जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं भी जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं भी जॉब छोड़ रहा हूँ। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है जहां पे एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी नहीं है, जिसको फिक्स नहीं है कि उसे एक ही जगह पे काम करना है, वहां पे एम्प्लॉयज को छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है, मतलब कि वो खुद ही मजबूर हो जाते हैं छोड़ने के लिए, और वो अपना मैक्सिमम कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, अपने मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ कभी भी काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर फ्योल हमें ये बोलता है, पहले तो एम्प्लॉयज के अंदर पहले तो एम्प्लॉयज के अंदर जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग डालो, उनकी जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग डालो कि उनकी जॉब पक्की है। उसके बाद साथ में ये भी देखो कि उनका फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर ना करो, 2-4 साल में एक बार ट्रांसफर होता तो चलता है, फ्रिक्वेंटली हर हफ्ते हर महीने ट्रांसफर करो, या हर महीने नया काम दे रहे हो, हर महीने एक नया काम दे रहे हो कि अब ये करो, अब ये करो, अब ऐसा करो, एक ऐसा करो। एक एम्प्लॉय एक काम में परफेक्ट हो नहीं पा रहा, आप उसको दूसरा काम पकड़ा देते हो, दूसरे काम में परफेक्ट नहीं होता, तीसरा काम पकड़ा देते हो, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो एम्प्लॉयज के साथ यही करना है कि एक तो उन्हें जॉब सिक्योरिटी देनी है, और उनसे एक ही काम करवाना है जो काम के लिए उनको हायर किया गया, और रेगुलर बेसिस पे वही काम करवाना है, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर नहीं करना, और जॉब की सिक्योरिटी दे देनी है कि तुम्हारी यहाँ पे जॉब पक्की है। तो इसी प्रिंसिपल का नाम है, इसी का मतलब होता है स्टेबिलिटी दे देना किसी टेन्योर पे, टेन्योर मतलब ड्यूरेशन में या काम में, किसी एम्प्लॉय के काम में स्टेबिलिटी दे देना कि तुम्हारा काम भी स्टेबल है, तुम्हारी जॉब भी स्टेबल है, तुम्हारा जॉब पोजीशन भी स्टेबल है। आ गया समझ में? अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो 14, अगर हम इस प्रिंसिपल क्या किसके पढ़ा, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो पहला फायदा हमें क्या होगा, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, वर्कर्स अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और एक ही काम को जब तुम 100 बार करोगे तो वो तो एफिशिएंसी आ जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क में देखा था हमने, एक व्यक्ति बार बार वही काम करेगा तो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और हमारा सेटिस्फेक्शन भी बना रहेगा। और अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो
हमारा वेस्ट हो जाएगा, टाइम एनर्जी रिसोर्सेज सारे वेस्ट होंगे और एम्प्लॉइज ज्यादा छोड़कर जाएंगे, डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। क्या? हाँ, एम्प्लॉइज टर्नओवर भी बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। अगर वर्कर्स के बीच में फ्रस्ट्रेशन तो आ ही जाएगी, और बार बार एक जगह से दूसरी जगह उनको काम पर भेजोगे तो। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव समझ में आ रहा है? इनिशिएटिव का मतलब कुछ? हम्म हम्म पिक्चर देख के कुछ समझ में आ रहा है? बी द फर्स्ट, अपनी तरफ से कुछ करने की पहल करना। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, अपनी तरफ से कुछ नया करने की कोशिश। हाँ, इनिशिएट करना अपनी तरफ से कुछ। जैसे अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बन जाओ, छोटे से मैनेजर बन जाओ, जूनियर मैनेजर, और आपके ऊपर काम कर रहा है आपका सीनियर मैनेजर। अब आपने काम करते हुए कुछ चीजें ऑब्जर्व की कि कहां पे कौन सी गलती हो रही है, और आप अपने मैनेजर को बताओ, बोलो सर यहाँ पे ये गलती हो रही है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आपने क्या लिया अपनी तरफ से? इनिशिएटिव लिया कुछ इम्प्रूव करने का। सबसे पहले आप आ गया है उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, और मैनेजर बोले भाग रे, तू बच्चा है अभी, वो तो अभी अभी आया, मैं 20 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे सब कैसे चलता है, यहाँ पे कुछ नहीं बदलता, यहाँ पे तुम बोलते हैं कोशिश कर लो बदलने की, कभी नहीं बदलेगा। तो ये क्या है? आपका इनिशिएटिव दबा दिया गया। जेल में नहीं, ऐसा होता है ज्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। कोई नया एम्प्लॉय आएगा, बोलेगा मैं सिस्टम को बदलना चाहता हूँ, यहाँ पे तो करप्शन बहुत है, यहाँ पे सब टाइम पास चल रहा है। सीनियर का बोलेंगे अरे बेटा तुम नए नए आए हो, 2-4 साल की गर्मी है, सब शांत हो जाएगा, पुलिस वाले जो नए नए पोस्ट, होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी तरफ से कोई सजेशन देता है, कोई आइडिया देता है, कोई इनिशिएटिव लेता है अपनी तरफ से, तो सीनियर मैनेजर्स के अंदर होता है ईगो। उनको लगता है कि हमसे ज्यादा सुपीरियर कोई है ही नहीं, और बच्चे हमें ज्ञान देंगे। ये कब से हो गया? ये बच्चे बाप को कब से सिखाने लगे? जो अभी कल के आए नए नए छोरे लोग, ये हमें सिखाएंगे, ऐसी फीलिंग आती है। आ रहा है समझ? अगर कोई टीचर आपके सामने बैठा हुआ जो 20 साल से पढ़ा रहा है, और आप बोलो सर आप गलत पढ़ा रहे हो, आपने ये गलत कर दिया, तो उसके उनके सामने फिर बोल के दिखाओ, वो बोलेंगे हमें सिखाओगे बेटा, जितने तुम्हारे बाल नहीं उतने हमारे बाल सफेद हो गए। तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हो, अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हो और अपने इनिशिएटिव को सामने शेयर करते हो सीनियर्स के साथ, तो यहाँ पर प्रिंसिपल इनिशिएटिव का फॉलो होना ये कहलाता है कि आप सभी वर्कर्स की ध्यान से सुनो, उनकी इनिशिएटिव्स की कदर करो, उनके फीडबैक को थैंक यू बोलो, और अगर उनका फीडबैक अच्छा है, उनका कोई इनिशिएटिव अच्छा है, वो कोई अच्छा एक्शन ले रहे हैं, और उससे अगर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलता है, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा रिवॉर्ड के फॉर्म में एम्प्लॉइज को भी शेयर करो, उसका इनाम भी दो वर्कर्स को, ताकि नए नए एम्प्लॉइज निकल कर आए इनिशिएटिव लेने के लिए, नए नए एम्प्लॉइज निकल कर आए इनिशिएटिव लेने के लिए। Initiative refers to taking the first step with self motivation. According to this principle, there must be an opportunity to take initiative in making and executing a plan. हमेशा वर्कर्स के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव ले सके और प्लान को आगे एग्जीक्यूट कर सके अपने अकॉर्डिंगली। क्लियर हुआ? अगर ऐसा ना होगा तो क्या होगा? वर्कर्स डिससेटिस्फाइड होंगे, आगे से वो कभी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे। अगर आपने कोई मेरे को सजेशन दिया और मैंने बोला चल चल मेरे को मत सिखा, अगली बार से आप क्या 4 लोग वरना कोई सजेशन देंगे, उन्हें पता है सुनना है नहीं, इसको खड़ूस बंदा है, सुनता किसी की है नहीं, तो क्या मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, सबको मोटिवेट करता है, तो वो सेल्फ मोटिवेशन आता है, वो सेल्फ मोटिवेशन है, वो अपनी तरफ से सेल्फ मोटिवेशन आ रहा है काम करने का। तो यही की बात ये की जा रही है, इनिशिएटिव तभी आता है जब आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन हो, और सेल्फ मोटिवेशन तभी आता है जब आप सामने वाले की कदर करो, सामने वाले को उतनी इंपॉर्टेंस दो। आपने मेरे को कोई आइडिया दी, मैंने कहा भैया नहीं है आइडिया तो गजब का है, कमाल का है, आगे काम करते हैं, तो अब तुम्हारे अंदर अच्छा लगा, तुम्हें देखकर 4 लोगों को और अच्छा लगेगा, 4 लोग भी अपनी तरफ से आइडियाज लेकर आएंगे।
वो भी अपनी तरफ से कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। मैंने सबके सामने एक को डांट दिया तो अगली बार से कोई भी नहीं आएगा, बोलेगा किसी की चिंता ही नहीं है बंदा तो क्यों लेके आए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। हर एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, उसे प्लान्स बनाते समय उससे सजेशंस लेने चाहिए, उससे आइडियाज लेने चाहिए। वर्कर्स ही है जिसके पास सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं काम करने, क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम वही कर रहा है, एक्चुअल में काम वही कर रहा है। क्या क्या बताओ? हाँ, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ, बहुत गंदा सजेशन था, लेकिन ये सजेशन तो था लेकिन बहुत गंदा सजेशन था। वर्क आइडिया को सीधे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, पहले उस पर रिसर्च की जाती है, टेस्ट किया जाता है, पायलट टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, फिर जाकर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हाँ, तो फिर कोई बात नहीं, होता है, कई बार फेलियर्स हो जाते हैं, जरूरी थोड़ी कोई सक्सेस लेकर ही आए। अब ऐसा भी नहीं है कोई बेवकूफ काम, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो सही आइडियाज जो होते हैं वो अपने आप समझ में आ जाते हैं, गलत आइडियाज अपने काम करते समय जब घर में चुनाई उनाई का काम हो रहा है, जब दीवार बन रही होती है, घर बन रहा होता है, तो वर्कर्स देते हैं, मजदूर लोग आइडिया बताते हैं, कई बार अच्छे आइडिया भी दे देते हैं, वो ये काम ऐसे कर लो, इससे अच्छे से हो जाएगा, अपने हिसाब से कर लो, वही तो है, तुमको इनिशिएटिव लेने का मौका दे रहे हैं, और हम अपनी अपनी चलाएं तो वर्कर्स को ठीक है जैसे जी बोलो वैसे कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो फायदा क्या होगा? वर्कर्स मोटिवेटेड रहेंगे, सेल्फ एक्शंस लेंगे, हाँ, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ, इसका मतलब होता है अपनेपन की फीलिंग, अपनेपन वाली फीलिंग आएगी, और जहां पर अपनेपन वाली फीलिंग होती है वहां पे काम भी अपने जैसा होता है, और जहां पे परायो जैसी फीलिंग आती है काम भी वहां पे परायो जैसा होता है। मतलब जहां पे आपको पता है चार सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करना है बस, तो वहां पे बस वैसे ही काम करना है। लेकिन जहां पे पता लगे ये काम अपना घर का काम है, तो फिर सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 8 भी बज जाए, 10 भी बज जाए, 12 भी बज जाए, तब भी लोग काम करते हैं। दुकानों पे लोग बैठते क्यों बैठते हैं रात तक, 10-9 बजे तक? क्योंकि वो उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उसको काम करने की खुद की इच्छा है, वो खुद का काम है। और जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फीलिंग आ जाती है किसी एम्प्लॉय को, तो वहां पे एम्प्लॉयज भी रात तक काम करते रहते हैं। और जहां पर ये लगे कि यहाँ पे बस चल रहा है तो बस 5 बजे नहीं, 6 बजे नहीं, तो बैग पैक करके घर, सरकारी ऑफिस में देख लो, 5 बजे का टाइम होता है, 4:45 बजे बैग पैक हो जाते हैं, 4:30 बजे से काम बंद हो जाता है। क्लियर हुआ? अगला है स्प्रिट डी कॉप्स, सीधे सीधे मतलब है इसका यूनिटी, टीम वर्क, सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं टीम वर्क की। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक है, सबको मिलकर काम करना है, सबको एक टीम की तरह काम करना है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये नहीं है कि काम भी पूरा डिवाइड हो गया, तुम लोग भी डिवाइड हो गए, काम बस डिवाइड हुआ है, टीम डिवाइड नहीं हुई है, टीम अभी भी एक ही है, काम बस डिवाइड हुआ है टीम के अंदर। जैसे मान लो ये थे 4 एम्प्लॉइज, और चारों को मिला है आज 10-10 टेबल्स बनानी है, ये स्टूल होते हैं जो टेबल्स, ये 10-10 टेबल्स बनानी है, सबका टारगेट है। अब काम डिवाइड है कि नहीं है? अब कोई इसमें स्पीड में काम करता होगा, कोई स्लो काम करता होगा। अब मान लो ये बंदा शाम को 4 बजे ही अपने 10 टेबल बना के बैठ गया, इसकी स्पीड अच्छी थी, और ये बेचारा अभी शाम के 4 बजे और इसकी अभी सिर्फ 5 ही टेबल्स बनी है। तो ये क्या है, अगर ये 4 बजे टेबल बना के घर चला जाएगा और ये लगा रहेगा रात तक, तो ये टीम वर्क वाला काम नहीं है। टीम वर्क वाला काम क्या था, यहां पर इसने अपना काम कंप्लीट करने के बाद इसकी हेल्प करना शुरू कर दिया, ये होता है टीम वर्क। जब एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करके काम करते हैं, अपना अपना नहीं देखते, सबका साथ में लेकर चलते हैं, इसको बोलते हैं टीम वर्क की फीलिंग होना, सबके साथ मिलकर काम करना, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, सबके साथ यूनिटी में काम करना, यूनिटी में एक्शन लेना, ये सारे काम कहलाता है स्पिरिट डी कॉर्प्स। सबका साथ सबका विकास, एक टीम है हम लोग, हम एक टीम में काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो काम बेटर होगा। हमें ऐसा नहीं है कि काम डिवाइड हो गया तो अपना काम हो गया तो हम चल रहे हैं, हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, दूसरे की मदद करो अगर तुम्हारा काम हो गया है। तो ये एग्जाम्पल था। तो सबको एक यूनिटी में काम करना चाहिए,
टीम में काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, ये बोलता है टीम स्पिरिट डे कॉल। आ गया समझ में? अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो फायदा क्या होगा, बताओ फायदा क्या होगा? वही टीम स्पिरिट और नेशनल गोल्स, टीम स्पिरिट डेवलप होगी, टीम वर्क वाली फीलिंग डेवलप होगी। और जो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल था, उन्होंने 10 चेयर्स क्यों ली थी एम्प्लॉयज को बनाने के लिए, क्योंकि टोटल जो टारगेट रहा होगा वो 40 का रहा होगा। और अगर एक एम्प्लॉय अपना बना के चला जाएगा, दूसरे का नहीं बन पाएगा, तो ग्रुप गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करते हुए काम करेंगे, तो 40 की 40 चेयर्स बनेंगी और इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव होंगे और ग्रुप गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ये वाला गोल तो कभी अचीव हो ही नहीं सकता, टीम वाला गोल तो कभी भी अचीव। ऐसे में एक तो टीम वर्क कभी नहीं आ पाएगा, और इंडिविजुअल व्यक्ति जो जैसे ये व्यक्ति था, इसके ऊपर कितना स्ट्रेस ना आ जाएगा, ये बेचारा पता लगे डिप्रेशन में चला जाए, अरे यार आज टारगेट अचीव नहीं हो रहा, टारगेट अचीव नहीं हो रहा। तो एक व्यक्ति के ऊपर स्ट्रेस बहुत सारा बढ़ सकता है। हाँ, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, टीम वर्क की फीलिंग। क्लियर है? फ्यूल का ज्ञान कंप्लीट हुआ, कल से टेलर दादा का ज्ञान हम लोग देखेंगे। थैंक यू।